हेलो बच्चों। तो कक्षा 12 भौतिकी चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक नया टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं फ्लक्स क्या है। देखिए, फ्लक्स का मतलब है प्रवाह, फ्लो करना। तो फ्लक्स जो है वो किसी वेक्टर फील्ड यानी सदिश क्षेत्र का गुण होता है। अब वेक्टर फील्ड क्या होता है? अब वेक्टर फील्ड दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी वैद्युत क्षेत्र, या फिर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। अगर वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने लिया है तो उससे जो फ्लक्स होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, और अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र लिया है यानी मैग्नेटिक फील्ड लिया है तो हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो आइए आज की हेडिंग लेते हैं पहली, और वो है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। अगर हम ये मान लें कि ये एक इस प्रकार की एक भुजा का एक वर्ग है, हमने मान लिया है एक स्क्वायर है ये, और ये हमने इस बोर्ड के तल के लंबवत रखा है। तो अगर इसके क्षेत्रफल की दिशा निकालेंगे तो हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत इस दिशा में होगी। अब पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर, चाहे इस दिशा में आप कह दीजिए चाहे इस दिशा में कह दीजिए, ये क्षेत्रफल की दिशा कहलाती है। तो किसी भी क्षेत्रफल की दिशा उसके पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। अभिलंब मतलब एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है, सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वही क्षेत्रफल की दिशा कहलाती है। अब अगर इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल हम इसमें कंसीडर कर लें, मान लिया इसका क्षेत्रफल हमने ए कह दिया है, डीए कह दिया है, ये क्षेत्रफल इसका डीए कह दिया है, तो ये जो आपका वेक्टर के फॉर्म में लिखा है ये वेक्टर डीए कहलाएगा। और इस डीए को आप लिख सकते हैं डीए इंटू एन कैप, जहां एन कैप जो है वो अभिलंब की दिशा है। ये डीए परिमाण है और एन कैप इसकी दिशा है। ये क्षेत्रफल इस दिशा में भी लिया जा सकता है, इस दिशा में भी लिया जा सकता है। जहां भी 2D की बात करेंगे, 2 डायमेंशन, तो उसमें क्षेत्रफल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब यही वर्ग अगर इस तल में इस प्रकार रखा गया है, ये दूसरे तल में हमने रख दिया है, ये इसी वर्ग को इस प्रकार रख दिया है दूसरे तल में, ये इस बार ये क्षैतिज तल में है। क्षैतिज तल का मतलब जिस तल में मैं खड़ा हूं ये क्षैतिज तल है, ये तल ऐसे करके क्षैतिज है। तो अगर इसकी दिशा आप निकालते हैं तो ये भी अभिलंबवत ऊपर की ओर होगी, बाहर की ओर या नीचे की ओर। तो अगर इसमें भी एक छोटा सा क्षेत्रफल इसी प्रकार ऊपर वाले की तरह ही, बगल वाले की तरह ही, इसमें भी एक क्षेत्रफल अगर आप डीए ले लेते हैं तो ये डीए की दिशा, ये कहलाएगी पृष्ठ के अभिलंबवत। ठीक है, तो ये तो आपने 2D की बात की है। अब अगर एक 3D की बात कर ले, यहाँ पे 3D में जैसे ही हमने गोला ले लिया, स्फेयर, तो गोले के पृष्ठ की खासियत यह है कि गोले का पृष्ठ वक्र होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। तो अब इस पर कैसे हम इसकी दिशा बताएंगे? तो देखिए, वक्रीय सरफेस होने के कारण आपको इस गोले का एक छोटा सा भाग इसमें लेना पड़ेगा, छोटे से भाग को कंसीडर करना पड़ेगा। इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल हम डीए मान लेंगे। छोटा भाग जब आप लेते हैं तो छोटे भाग को एक समतल की तरह हम लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं, एक प्लेन सरफेस की तरह हम लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर ये एक समतल हो गया, प्लेन सरफेस हो गया, तो इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत, ये बाहर की ओर हो जाएगी, ऐसे करके ये बाहर हो गया। इसी तरह अगर आप यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं डीए, तो इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत, ये पृष्ठ के अभिलंबवत इस प्रकार बाहर की ओर हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी बिंदु पर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे डीए, तो उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो आप एक निष्कर्ष ये दे सकते हैं क्षेत्रफल सदिश के लिए, वो ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल यानी एरिया की डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए
खींचे गए अभिलंब की दिशा में, ये अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड कह सकते हैं, बाहर की ओर होती है। तो क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है। तो किसी भी पृष्ठ का अगर आप पृष्ठ की दिशा बताना चाहते हैं तो पृष्ठ पर अभिलंब खींच दीजिए आप। अगर वो समतल पृष्ठ है तो उसका अभिलंब बहुत इजीली खींच सकते हैं, लेकिन अगर वो वक्र पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में आप बांट करके अभिलंब की दिशा बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो पृष्ठ की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, ये समझ गए। आइए अब देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अब जो हमारा हेडिंग पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद फिर हम गॉस की प्रमेय तभी बेहतर से समझ पाएंगे जब हम वैद्युत फ्लक्स समझ जाएं कि क्या है। तो देखिए, ये हमने माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया है। इक्वी डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को दिखाया है। ठीक है, अब अगर हम इसमें यह मान लें कि इसमें हमने कोई एक इस प्रकार का एक पृष्ठ रख दिया है, एक चक्ति कह लीजिए रख लिया है, एक चक्ति है, डिस्क है कह लीजिए, वो इस प्रकार रखा हुआ है। आप इसको थोड़ा सा 3D व्यू देना चाहते हैं तो आप देखिए, ये इस तरह आपने 3D व्यू कर दिया है। शक्ति जो है इस तल में ऐसे रखी है, ऐसे ऊर्ध्वाधर तल में है, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन जो है उसको अभिलंबवत क्रॉस करते हुए जा रही है। ठीक है, तो अगर इसका क्षेत्रफल, इस शक्ति का क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लें, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई, ये इस तरह फाई, ये फ्लक्स कहलाता है, और ई इसमें हमने लगा दिया सफिक्स में, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए, इस पृष्ठ से अगर आप गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं तो बहुत आसान है। वो ये हो जाएगा आपका, इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वो हो जाएगा E इंटू ए। इस पृष्ठ को अभी हमने क्षेत्र के अभिलंबवत रखा है। अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब है कि जो पृष्ठ है वो इस प्रकार रखा गया है और इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ जा रही हैं, उसको अभिलंबवत भेदते हुए जा रही हैं। तो इस समय इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा EA। EA, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E लिया है, और A इस शक्ति का या इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आप वैद्युत फ्लक्स बेसिकली कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स उन फ्लक्स रेखाओं की संख्या को से परिभाषित होता है जो उस पृष्ठ को भेदती हैं। भेदती हैं का मतलब है पेनिट्रेट करती हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का तात्पर्य, आप पहली एक परिभाषा इस तरह दे सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स का तात्पर्य उन बल रेखाओं की संख्या से है, उन बल रेखाओं की संख्या से है जो किसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में भेदती हैं, वैद्युत क्षेत्र में भेदती हैं। भेदती को हम कह सकते हैं पेनिट्रेट करती हैं, पेनिट्रेट करना, ये पेनिट्रेट करती हैं, भेदती हैं। भेदना देखिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो वैद्युत फ्लक्स का तात्पर्य उन बल रेखाओं की संख्या से है जो किसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में भेदती हैं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये पृष्ठ है, तो इस समय अगर यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या हम काउंट करें तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 बल रेखाएं इसको क्रॉस कर रही हैं। लेकिन अगर यही पृष्ठ इसी वैद्युत क्षेत्र में तिरछा रख दिया जाए, इस प्रकार अगर रख दें, एक दूसरा चित्र देख लीजिए आप,
ये वही सेम वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार। और इसी पृष्ठ को अगर हमने ऐसे करके तिरछा रख दिया, ये तिरछा रख दिया है, ये तिरछा रख दिया है, तो तिरछा रख देंगे तब आप देखेंगे कि इसमें की जो बल रेखाएं हैं, जो भेदने वाली बल रेखाओं की संख्या है वो कम हो जाएगी। ये देखिए, इसमें से केवल अब 2 ही बल रेखाएं इस क्षेत्रफल को भेद पा रही, तो इसमें फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। तो यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में तिरछा रखा जाएगा तो उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स या बल रेखाओं की संख्या का मान कम हो जाएगा। तो जैसा कि इसमें मैंने बताया आपको, वैद्युत फ्लक्स का तात्पर्य उन बल रेखाओं की संख्या से होता है जो किसी पृष्ठ को भेदती हैं, पेनिट्रेट करती हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें केवल 2 ही बल रेखाएं जो है क्षेत्रफल को भेद रही हैं और इसमें आपकी 3 बल रेखाएं भेद रही हैं, तो ये फ्लक्स ज्यादा है। और यही सेम क्षेत्रफल सेम वैद्युत क्षेत्र में तिरछा रख देने पर फ्लक्स का मान यहाँ पर घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो आइए एक और परिभाषा यहाँ पे देखते हैं, एक और परिभाषा देखते हैं वैद्युत फ्लक्स की। देखिए, ये हमने माना हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इस प्रकार। इस प्रकार हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है। ये हमने एक इस पे तिरछा पृष्ठ रख लिया है ऐसे। अब देखिए, इस तिरछे पृष्ठ में हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है यहाँ से, ये इसको डीए कर दिया है। इस छोटे से क्षेत्रफल को हमने डीए कहा है। अभी आपको बताया था पूरे का क्षेत्रफल ए रहेगा, लेकिन इसका हमने डीए ले लिया है। एक शक्ति जैसा है, डिस्क जैसा है, तो इसकी दिशा इस दिशा में होगी। ये क्षेत्रफल की दिशा है डीए, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत क्षेत्र में ये तिरछा रखा है हमने एक पृष्ठ जो है, ठीक है, क्षेत्रफल को हमने तिरछा रखा हुआ है। तो आप देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये और जबकि पृष्ठ के अभिलंब की दिशा ये है। तो आपको ये बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की इस तीव्रता का कितना भाग इस क्षेत्रफल की दिशा में अपना प्रभाव डाल रहा है। ध्यान दीजिए, इनके बीच का ये कोण हमने थीटा ले लिया है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो आपको बताना है कि डीए दिशा में, डीए जो कि पृष्ठ का अभिलंब है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव कितना है। तो इस दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव होगा वो ई कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये वेक्टर ई है, उसका कंपोनेंट डीए की डायरेक्शन में, डीए मतलब पृष्ठ के अभिलंबवत ई का घटक, तो पृष्ठ के अभिलंबवत जो घटक होगा वो हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो अब आप देख रहे हैं कि जो पृष्ठ के अभिलंब की दिशा में वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव है वो है ई कॉस थीटा। तो अगर आप इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल से, तो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं डी फाई ई। इसको आप कह सकते हैं कि क्षेत्र की क्षेत्रफल, ये ई कॉस थीटा आप कहेंगे, ई कॉस थीटा वैद्युत क्षेत्र का, यहां लिख देंगे कि तीव्रता का पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत घटक, इसको आप EN भी लिख सकते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट, और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा DA। ये छोटा क्षेत्रफल हो गया है, इस क्षेत्रफल को हमने DA मान लिया है। तो अगर इस छोटे से क्षेत्रफल से आप गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो वो डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पृष्ठ के अभिलंबवत घटक। तो इसको आप लिखेंगे EN इंटू हो जाएगा DA। अब EN को क्या लिख सकते हैं आप, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E क्या हो जाएगा, E cos थीटा, और इंटू DA, ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। ये डी फाई ई है, उस छोटे से तिरछे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ये EDA cos थीटा। और इसको फिर आप डॉट गुणन आपने पढ़ा है 2 वेक्टरों का, और आप इसको लिख सकते हैं E डॉट DA। तो उस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा E डॉट DA। ये छोटे पृष्ठ से जो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ लिया है, यहाँ लिख देंगे कि पृष्ठ के
पृष्ठ से के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीव्रता का पृष्ठ के अभिलंबवत घटक En मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई, तो वो ई कॉस थीटा हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डी ए कर दिया, ई डी ए कॉस थीटा। इसको वेक्टर में आप इस तरह लिख सकते हैं ई डॉट डी ए। तो यहां से हम एक परिभाषा दे सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो एक्चुअली क्या चीज है। वो है कि वैद्युत, परिभाषा दे लेते हैं यहां पर। तो वैद्युत फ्लक्स को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं आप, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बताइए। ये हो जाएगा आपका, आप कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अभिलंबवत घटक के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा दे सकते हैं आप, ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये परिभाषा हो जाएगी, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए, जब इसको हमने ई डॉट डी ए को खोला है तो वो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये थीटा क्या है। थीटा पृष्ठ के अभिलंब से वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। ध्यान रखिएगा, थीटा क्या है, थीटा पृष्ठ के अभिलंब से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच का कोण है। तो ये परिभाषा हम वैद्युत फ्लक्स की कह सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है। एक दूसरी परिभाषा भी आप मैथमेटिकली परिभाषा भी दे सकते हैं। मैथमेटिकल परिभाषा देखिए, ये अभी आपको बताया कि फ्लक्स जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये घटक है और ये क्षेत्रफल का अभिलंब है। ये क्षेत्रफल कह लीजिए और ये क्षेत्रफल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक है। तो आप एक और परिभाषा यहां से दे सकते हैं, एक मैथमेटिकल परिभाषा आप दे सकते हैं। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमने कह दिया डीए, तथा उसकी दिशा में तीव्रता के घटक, पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा उसकी दिशा में तीव्रता के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये भी आप दूसरी परिभाषा दे सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा उसकी दिशा में, उसकी दिशा का मतलब है कि क्षेत्रफल की दिशा में तीव्रता के घटक के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल की दिशा में, उसकी के बजाय आप इसको क्षेत्रफल की दिशा कह लीजिए,
ये क्षेत्रफल की दिशा में, क्षेत्रफल की दिशा में तीव्रता के घटक के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल परिभाषा, इस तरह भी आप दे सकते हैं। ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्षेत्रफल की दिशा में घटक ले लेना है आपको। तो ये वही फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया आपका EdA cos थीटा। अगर अब आपको इस पूरे पृष्ठ से, ये जो पूरा सरफेस है, अगर पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालना हो, पूरे संपूर्ण पृष्ठ से, तो फिर यहां पर आप लिख सकते हो संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बस इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे आप, समाकलन कर देंगे संपूर्ण पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इसको फाई ई लिखेंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रल डी फाई ई का आप इंटीग्रल कर दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हो ई डॉट डी ए। कुछ जगह ई डॉट डी एस भी मिलता है कुछ किताबों में, तो वो भी सही है। चाहे आप डी एस ले लीजिए सरफेस एरिया, या आप डी ए ले लीजिए। डी ए एक छोटा क्षेत्रफल है। अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये ई डॉट डी ए को खोलोगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा क्या है? थीटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थीटा क्या है। थीटा जो है वो पृष्ठ के अभिलंब से, ये पृष्ठ के अभिलंब मतलब पृष्ठ का जो नॉर्मल है वही तो क्षेत्रफल की दिशा है। तो पृष्ठ के अभिलंब से क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। पृष्ठ के अभिलंब से क्षेत्र की दिशा का कोण है। क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र, ये है थीटा। थीटा पृष्ठ के अभिलंब से क्षेत्र की दिशा का कोण है। ठीक है। तो थीटा क्या है? पृष्ठ के अभिलंब से क्षेत्र की दिशा का कोण है। पृष्ठ के तल से आपको नहीं कोण लेना है। अगर कोई पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र में रखा है और उसका तल अगर क्षेत्र के समांतर है तो उसका जो अभिलंब होगा, जैसे मान लिया ये हमारा पृष्ठ है, वो ऐसे समांतर रखा है और वैद्युत बल रेखाएं यहां से ऐसे जा रही हैं, ऐसे करके जा रही है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, क्षैतिज अवस्था में, क्षैतिज तल में। तो अगर क्षैतिज इस प्रकार रखा हुआ है तो जो पृष्ठ का अभिलंब होगा वो ये होगा। पृष्ठ का अभिलंब इस दिशा में हो गया और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? ये अंगूठे की दिशा में, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है और ये पृष्ठ का अभिलंब है। तो दोनों के बीच का ये कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में तल के समांतर है तो थीटा का मान 90 होगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि तल अगर क्षेत्र के समांतर है तो उसका जो अभिलंब है वो 90 डिग्री बनाएगा तल से। और हमेशा आपको पृष्ठ के अभिलंब से वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण लेना होता है। तो फ्लक्स में जो थीटा आता है वो हमेशा पृष्ठ के अभिलंब से वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। थीटा को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि आपने देखा, इसको हमने दो वेक्टरों का डॉट गुणन लिया था। डॉट गुणन के हिसाब से ये दोनों वेक्टर हैं, लेकिन ये जो है फ्लक्स, ये अदिश राशि है। फ्लक्स अदिश राशि है। तो आइए देख लेते हैं आगे इसका मात्रक वगैरह कैलकुलेट कर लिया जाए। तो वैद्युत क्षेत्र, इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो सबसे पहले ये आप यहां कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, अदिश है, तो स्केलर है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। मात्रक देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। मात्रक और विमी सूत्र निकाल लेते हैं। तो मात्रक अगर फाई का निकालते हो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो वो सिंपली हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाई ए। E इंटू ए ही है, डी ए स्मॉल एरिया है, ए कर दिया। तो मात्रक निकालिए। तो एसआई में हमने पढ़ा है ये न्यूटन प्रति कूलाम कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आप कह सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो ये एक मात्रक हो गया, एक मात्रक फ्लक्स का ये हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक दूसरा मात्रक भी होता है, एक मात्रक और भी है, ये सेकंड मात्रक कह सकते हो आप,
पहला ये हो गया। सेकेंड फ्लक्स का मात्रक देख लीजिए, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, इसका एक मात्रक हम लोग पढ़ते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ये वोल्ट प्रति मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होगा। जब हम आगे आपको विभवांतर पढ़ाएंगे तब ये मात्रक आएगा। और ये क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर। ये इसका मीटर का स्क्वायर कर दिया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से ये मीटर काट दिया, तो एक मात्रक और इसका होता है वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर भी फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, इसके दो मात्रक हम लोगों ने पढ़ लिए। एक मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और दूसरा है वोल्ट इंटू मीटर। चलिए विमी सूत्र निकाल लेते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो आप। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला वही है आपका E इंटू ए। याद होगा आपको, E को हमने F अपॉन Q लिखा था, Q नॉट लिखा था, A। F बल का विमी सूत्र है, सबके विमी सूत्र रख दीजिए आप, तो आपको फ्लक्स का विमी सूत्र मिल जाएगा। रखिए, तो F इसका विमी सूत्र हो जाएगा आपका MLT माइनस 2, ये हो जाएगा। ये क्षेत्रफल है, इसका विमी सूत्र L2 हो जाएगा। और नीचे आवेश है, उसका विमी सूत्र AT हो जाएगा। ठीक है, सबको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ML3, 2 और 1 3 हो जाएगा, T ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा और A -1 हो जाएगा। तो ये विमी सूत्र आपका वैद्युत फ्लक्स का होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र है ML3 T -3 A -1। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स से समझ आ रहा है। अभी क्या है, ये एक समतल पृष्ठ हमने लिया है। हमने आपको दो फॉर्मूले बताए। हमने किसी वैद्युत क्षेत्र में रखी एक छोटे पृष्ठ से, छोटे पृष्ठ के ये बताया कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के एक छोटे क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, और उसके बाद फिर हमने ये बताया कि पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और भी देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि ये वैद्युत बल रेखाओं का क्रॉस करना ही वैद्युत फ्लक्स है। जैसे ये गोला है, ये गोला है स्फेयर। मान लिया जाए कि इसके सेंटर पे यहाँ पे हमने कुछ आवेश रख दिया Q। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, आपको बताया था कि जो प्लस Q से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं वो बाहर की ओर होती हैं। तो इस प्रकार ये वैद्युत बल रेखाएं हर दिशाओं में इस प्रकार निकलेंगी। और वैद्युत बल रेखाएं जब इस प्रकार इस पृष्ठ को भेदते हुए बाहर की ओर निकल रही हैं, तो यहाँ पर इस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी होगा। लेकिन गोला चूंकि 3D है और ये बंद है, गोला जो है वो एक बंद आकृति है, 3D है और बंद है। तो जब हम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, अभी तो हमने ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वो ये पढ़ा था हमने E डॉट DA, इस तरह लिखते हैं। फिर अगर हमने इस पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकाला था, तो फिर हमने आपको ये बताया किसी को आप E डॉट DA इस तरह कर लोगे, आप ये कर लोगे। लेकिन अब अगर इस तरह का कोई 3D आकृति है और उसके अंदर से वैद्युत बल रेखाएं उसके पूरे क्षेत्रफल को भेदते हुए बाहर निकल रही हैं, तो इसको हम कहेंगे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां लिखेंगे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करोगे आप, फाई E, तो ये हो जाएगा बंद इंटीग्रल E डॉट DA। यही जो इंटीग्रल यहाँ पे E डॉट DA था, बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें आपको ये इंटीग्रेशन करके एक सर्किल लगा देना होता है। और इसको हम लोग बंद समाकलन पढ़ते हैं, इसको क्लोज इंटीग्रल कहते हैं, क्लोज इंटीग्रल। अब इसको सॉल्व करना आगे बताएंगे, जब एग्जाम्पल में आएगा तब इसकी चर्चा होगी आगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल, इसको बंद समाकलन कहते हैं। अब बंद समाकलन कैसे निकालेंगे वो आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो ये भी एक फॉर्मूला है। अगर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तब इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ये फॉर्मूला नंबर 1 कह सकते हो, इसे फॉर्मूला नंबर 2 कह सकते हो, और इसे फॉर्मूला नंबर आप
3 कह सकते हो। बहुत छोटे पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में किसी छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E डॉट डी ए, इसको एक्सपेंड करोगे तो ई डी ए कॉस थीटा, थीटा आपको बता दिया है मैंने क्या होगा। अगर आप पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे होगे तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे इस तरह ई डॉट डी ए, इसको भी आप एक्सपेंड वही करोगे ई डी ए कॉस थीटा। और अगर बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कोई 3D आकृति है, उसके भीतर कोई आवेश है, तो वहां से जो बल रेखाएं हैं उसके पृष्ठ को भेदते हुए बाहर निकलेंगी, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो बंद इंटीग्रल ई डॉट डी ए हो जाएगा। ठीक है, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। मैंने शुरू में भी इसी टॉपिक में आपको लिख करके बताया था कि जैसे अगर ये मान लिया जाए, ये इस प्रकार एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया है और अगर इसमें कोई पृष्ठ इस प्रकार रखा गया है, तो आपको बताया था कि इस पृष्ठ का जो छोटा क्षेत्रफल आप दिखा रहे हो वो इस दिशा में होगा। छोटे क्षेत्रफल की भी दिशा यही हो, पूरे पृष्ठ का अभिलंब भी इसी दिशा में है। तो आप देख रहे हो कि इसी दिशा में डीए भी है और इसी दिशा में ई भी है, तो ई और डीए एक ही दिशा में हो गए। अगर पृष्ठ अभिलंबोत रखा है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो थीटा 0 हो जाने का मतलब है कि अगर आप इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हो तो वो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, फॉर्मूला ये रहेगा यहाँ पे, इस पूरे क्षेत्रफल से निकाल रहे हैं, इस पूरे क्षेत्रफल से, तो ई डॉट डी ए, इसको एक्सपेंड कर देंगे आप तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस 0 1 हो जाएगा। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ई एक समान है तो आप इसको बाहर ले सकते हो और ये हो जाएगा इंटीग्रल डीए। डीए कौन सा क्षेत्रफल है, ये छोटा सा, और इंटीग्रल डीए का मतलब हो गया कि पूरा क्षेत्रफल, तो पूरा क्षेत्रफल मतलब हो गया ई इंटू ए। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर तभी होगा जब कोई पृष्ठ जो है वो क्षेत्र के अभिलंबोत रखा गया है। देखिए पृष्ठ जो है वो क्षेत्र के अभिलंबोत है लेकिन थीटा का मान 0 है। यही विरोधाभास आपको समझना है। यदि कोई पृष्ठ क्षेत्र में अभिलंबोत रखा है तो थीटा का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि थीटा हमेशा पृष्ठ के अभिलंब से लिया जाता है। अब ये अगर मैंने हथेली को पृष्ठ मान लिया तो इसका अभिलंब पेन की दिशा में होगा, और वैद्युत क्षेत्र अगर इसी दिशा में है तो बताइए पेन क्षेत्र से 0 डिग्री बना रहा है कि नहीं? तो तल तो क्षेत्र के लंबवत है, जो पृष्ठ का तल है वो क्षेत्र के अभिलंबवत है, लेकिन थीटा का मान 0 है। तो बस ये फॉर्मूला आ जाता है, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 कह सकते हो। तो वैद्युत फ्लक्स के हम ये मेनली 4 फॉर्मूले आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें अगर किसी छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं सबसे पहले, फिर अगर आप पूरे पृष्ठ से निकालते हो तो इंटीग्रेट कर देते हैं उसी को, तो ये छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स है, ये पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला है। कहीं अगर बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर इस तरह का क्षेत्रफल पृष्ठ में अभिलंबोत रखा हुआ है तब फिर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सिंपली आपका E इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये E इंटू ए हो जाएगा। बाकी वैद्युत फ्लक्स को बताया है कि ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका विमी सूत्र हो गया, इसका मात्रक हो गया। आइए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि एक्चुअली क्या है वैद्युत फ्लक्स, किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स देखते हैं पहले। देखिए जैसे यह कह दिया गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे दी गई है 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र एक समान इस प्रकार है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में है, इस प्रकार है। और अगर इसमें एक पृष्ठ जो है, एक हमने 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग रख दिया है, वर्गाकार
आकृति रख दी है, वर्ग रख दिया है, स्क्वायर 10 सेंटीमीटर साइड का, ये अभिलंबोत हमने रख दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा का, ये 10 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, ये भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चूंकि लंबवत तल में रखा है इसलिए इस शेप में बनाया है, इस तल में रखा हुआ है ये ऊर्ध्वाधर तल में। तो इस प्रकार का अगर एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो आपको बताना है कि इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो बहुत आसान होगा, एरिया आप कैलकुलेट कर लोगे। अभिलंबोत रखा गया है 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा ए जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में बदल लीजिए तो 0.1 मीटर हो जाएगा। आप क्षेत्रफल जब बताओगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ठीक है। इसको आप 0.01 लिख सकते हो या 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर कह सकते हो। ये क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए ये प्रश्न जो है, ये जो वर्ग हमने रखा है वो क्षेत्र के अभिलंबोत रखा गया है, तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। इसलिए वैद्युत फ्लक्स E = क्या हो जाएगा, आपको बताया था कि यदि कोई पृष्ठ क्षेत्र के अभिलंबोत है तो बस फॉर्मूला हो जाएगा E × A, बस ये वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब E की वैल्यू है 2 × 10 की घात 4 और क्षेत्रफल की वैल्यू हो जाएगी 10 की घात -2, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो बस ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 × 10 की घात 2 या इसी को आप लिख सकते हैं 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या एक और भी यूनिट बताया था आपको, वोल्ट × मीटर। बस ये आंसर हो जाएगा। तो ये वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। सवाल क्या था कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार आकृति है और वो एक समान वैद्युत क्षेत्र 2 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में पृष्ठ क्षेत्र के अभिलंबोत रखा गया है, ठीक है। तो उससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है ये आपको बताना है। बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। आइए और कुछ देखते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल देते हैं, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा और बेहतर समझ आएगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है। चलिए बिगाड़े इसे। देखिए अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लेने से पहले थोड़ी एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है फाई E = या छोटे क्षेत्रफल से जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है E.dA, ये पढ़ा है। छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये d phi E ये पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला होता है E.dA cos थीटा। तो थीटा बताएगा कि फ्लक्स का मान पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो 3 केसेस होते हैं। अगर आपका पहला केस है कि यदि थीटा का मान जो है, थीटा जो है वो 0 या 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, ये थीटा इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन 90, 90 से कम है, तो इस केस में कॉस थीटा की जो वैल्यू निकालोगे तो वो 1 मिलेगी आपको, मैं पॉजिटिव मिलेगी, सॉरी 1 नहीं पॉजिटिव मिलेगा, धनावेशित मिलेगा। तो यदि E और DA के बीच का कोण न्यून कोण है यानी 90 अंश से कम है, 0 और 90 अंश के बीच में है, तो आपको उस केस में cos थीटा पॉजिटिव होगा और cos थीटा पॉजिटिव होगा, इसलिए फ्लक्स जो है ये भी आपका पॉजिटिव होगा, वैद्युत फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। तो फ्लक्स धनात्मक कब होगा, जब थीटा का मान 90 से कम है, 0 और 90 के बीच में। दूसरा केस कब है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री 90 अंश हो जाए, तो फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, फ्लक्स का मान इस केस में 0 हो जाएगा, d phi E ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब d phi E भी आप कह सकते हो, इसे phi E भी लिख सकते हो,
डी फाई ई और फाई ई में कोई अंतर ज्यादा नहीं है। डी फाई ई एक छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है और फाई ई जो है वो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। तो आप डी बस केवल स्मॉल के लिए लगाए। तीसरा केस इसी में है कि यदि थीटा का मान 90 से ज्यादा हो जाए, ये थीटा का मान 90 से ज्यादा हो जाए और 180 से कम रहे या 180 के बराबर भी रहेगा, तो इस केस में फ्लक्स का मान जब आप निकालोगे डी कॉस थीटा का पहले मान बता सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू इस केस में नेगेटिव हो जाएगी। 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, इवन 180 भी जब लेंगे तो कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो इस केस में फ्लक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, ये फ्लक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तीनों तरह हो सकते हैं। एक चित्र देख लीजिए, जैसे मान लिया ये अगर कोई एक पृष्ठ हमने ले लिया है, अगर यहां से बल रेखाएं ऐसे करके बाहर को निकल रही हैं, ये इस तरह बल रेखाएं बाहर को इस प्रकार निकल रही हैं, तो इस केस में फ्लक्स पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव हुआ? अब देखिए, जैसे अगर ये बाहर को बल रेखाएं निकल रही हैं तो ई की दिशा इधर, अगर एक छोटा सा आप क्षेत्रफल लेते हैं इस दिशा में तो वो भी इसी दिशा में होगा। आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबोत होती है। तो डीए भी इसी दिशा में है, ई भी इसी दिशा में, तो थीटा का मान देखिए 0 होगा। यहां पे मान लिया आप निकालोगे थीटा का मान 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, अगर 90 डिग्री से कम है तो उस केस में फ्लक्स का मान पॉजिटिव होगा। तो अगर किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर को निकल रही हैं इस प्रकार, तो उसका फ्लक्स जो है यहाँ पर फाई ई जो है वो पॉजिटिव होगा। ये धनात्मक फ्लक्स कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक फ्लक्स। ये धनात्मक फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स है। और अगर दूसरा इसी में अगर इस प्रकार हो कि बल रेखाएं जो है किसी पृष्ठ को भेदते हुए अंदर की ओर आ रही हैं, जैसे ये हमने ले लिया, ये पृष्ठ ले लिया है और इसमें बल रेखाएं इस तरह अंदर की ओर आ रही हैं, इस प्रकार अंदर की ओर अगर ये बल रेखाएं आ रही हैं, देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को अंदर की ओर प्रदर्शित किया है। तो अब इसमें अगर आप कहीं ले लीजिए, जैसे आप यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, तो छोटे पृष्ठ का जब अभिलंब मिलेंगे तो इस दिशा में हो जाएगा ये, तो ये तो ई की दिशा हो गई। तो देखिए ई की दिशा तो ऐसे अंदर चली गई और ये आपकी डीए की दिशा हो गई, तो इनके बीच का कोण ये हो जाएगा जो कि अधिक कोण है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और ये उसके अभिलंब की दिशा, तो दोनों के बीच का ये कोण है थीटा। तो ये थीटा का मान क्योंकि 90 से ज्यादा हो गया, तो इस केस में कॉस थीटा का मान नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है वो अधिक कोण है, और जब अधिक कोण है तो अभी बताया था आपको कि कॉस थीटा का मान नेगेटिव हो जाएगा, ये कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में फ्लक्स जो होगा फाई ई वो ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी कहीं से भी आप छोटा सा पृष्ठ बना सकते हो, तो फ्लक्स का मान नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक फ्लक्स, ये नेगेटिव फ्लक्स कहलाएगा, ये ऋणात्मक फ्लक्स। तो ये धनात्मक फ्लक्स है, ये ऋणात्मक फ्लक्स है। बल रेखाएं अगर अंदर की ओर आ रही हैं तो ऋणात्मक फ्लक्स है, अगर बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं तो धनात्मक फ्लक्स है। यानी फ्लक्स दो तरह का है, पॉजिटिव नेगेटिव। बाकी जीरो भी होता है। जीरो आपको बताया कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो फ्लक्स का मान जो है वो जीरो भी हो जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, तब थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। अब जैसे हमने मान लिया कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है इस प्रकार का, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हर जगह एक जैसा है। अब अगर इसके अंदर कोई हम इस प्रकार का एक बेलन ले लें, ये एक बेलन ले लिया, ऐसे बेलन लेटा हुआ है, एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलन है इस प्रकार, ये एक बेलन है, इसकी लंबाई एल मान लिया है, त्रिज्या आर है, ये इसकी ये वाली त्रिज्या स्मॉल आर के लिए है। तो ये एक बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है, बेलन दिख रहा है आपको, वैद्युत बल रेखाएं भी आपको नजर आ रही हैं इस प्रकार,
ऐसे करके वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं इस तरह बाहर की ओर है। यहां भी इस प्रकार ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बेलन है, तो इसमें बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। जैसे अगर ये सिलेंडर है हमारे पास, ये पेन, ये मार्कर पेन भी एक प्रकार का सिलेंडर है, तो इसमें एक तो ये समतल पृष्ठ होता है इस साइड, इसका क्षेत्रफल जब भी निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका, और एक ये इधर आपका दूसरा समतल पृष्ठ होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दो तो बेलन में समतल पृष्ठ हो गए किनारे किनारे इधर, और एक ये वाला पार्ट जो ऐसे करके वक्र में होता है, कर्व में, तो इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं बेलन में। तो बेलन में टोटल 3 पृष्ठ होते हैं। बेलन में 2 समतल पृष्ठ हो गए और एक वक्र पृष्ठ होता है, कर्व सरफेस होता है वक्र पृष्ठ। तो 2 समतल और एक वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। 3 पृष्ठ होते हैं हमेशा, याद रखिएगा, बेलन में हमेशा 3 पृष्ठ होते हैं। तो अगर आपको सवाल ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, इसमें आपको बेलन से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को बताना है। बेलन से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है आपको, फाई ई, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। अब सबसे पहले हमने, अब ये बेलन जो है वो 3D आकृति है, इसमें 3 पृष्ठ हैं। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि एक पृष्ठ ये हो गया, तो इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने पहले ये ले लिया डीए। तो आप देखिए इसकी दिशा तो ये हो गई डीए, ये डीए इस दिशा में हो गया, ई भी इसी दिशा में है। तो यहाँ पे देखिए पृष्ठ नंबर 1 इसको हमने मान लिया है, ये पृष्ठ नंबर 1 है। तो यहाँ पे थीटा का मान देखिए 0 डिग्री है। ई और डीए एक ही दिशा में, ठीक है। अभी इससे पूरे पृष्ठ से निकालेंगे, ये जो पहला पृष्ठ है, पहले का छोटा पृष्ठ है, अभी उसका हमने थीटा दिखाया है, बाकी पूरे पृष्ठ से निकालेंगे। ये दूसरा देखिए जो वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ में भी ऐसे एक हमने डीए इस दिशा में दिखा दिया है, ये डीए इस दिशा में, जबकि वैद्युत क्षेत्र आप देख रहे हैं कि इस दिशा में। तो अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो वो ई इस दिशा में, इस दिशा में, तो यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हमने पृष्ठ नंबर 2 कह दिया है, सरफेस नंबर 2। एक तीसरा जो है आप यहाँ पे ले लीजिए, ये ले लेंगे ऐसे इस दिशा में डीए। तो इसमें जब डीए की दिशा निकालेंगे तो वो इस दिशा में हो जाएगी, ये डीए इस दिशा में हो गया बाहर की ओर। आपको बताया था कि जो वैद्युत पृष्ठ की दिशा जो होती है वो हमेशा पृष्ठ के अभिलंबोत होती है, बाहर की ओर। तो ये हो जाएगी डीए की दिशा, और ई की दिशा आप देख रहे हैं अंदर की ओर है। तो यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 180 अंश। देखिए ई दाहिनी तरफ है और डीए बाईं तरफ है, तो इसे हमने पृष्ठ नंबर 3 कह दिया। तो बेलन में देखिए 3 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये ले लिया है, आकृति कोई भी हो सकती है, चौकोर ले लीजिए, चाहे जिस भी आकृति का, इससे मतलब नहीं है, छोटी आकृति बस आपने रखी है ये। तो ये पृष्ठ नंबर 1 है, फिर हमने ये पृष्ठ नंबर 2 ले लिया है कर्व सरफेस पे, तीसरा आपने ये समतल पृष्ठ पे तीसरा ले लिया है। तो अब आप तीनों पृष्ठों से पहले गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की गणना कर लीजिए। तो यहां लिखेंगे कि पहले पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये φ1 हम कैलकुलेट करते हैं। तो φ1 इज इक्वल टू, वही आप फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, ई डॉट डी ए, इस तरह, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इसको आप ई डी ए कॉस 0 कर देंगे। कॉस 0 है, देखिए यहाँ पे थीटा का मान 0, कॉस 0 1 हो जाएगा। ई को बाहर ले सकते हैं क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और डीए छोटा सा क्षेत्रफल है जो यहाँ पे लिया है हमने। अगर हम पूरे पृष्ठ का ये वाला क्षेत्रफल ए मान लें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ई ए। तो φ1 की वैल्यू निकल आई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। आपने पहले पृष्ठ से, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया है। अब इसके बाद दूसरे पृष्ठ से निकाल लेंगे, ये दूसरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, दूसरे पृष्ठ से देखिए कैसे निकलेगा वैद्युत फ्लक्स, φ2। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डॉट डी ए। वहां पे बताइए ई इस दिशा में है, डी ए इस दिशा में, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। अब कॉस 90 ही 0 होता है तो ये पूरा आपका शून्य हो जाएगा।
φ2 भी शून्य हो गया, ये नंबर 2 आ गया, φ2 0 हो गया। अब एक तीसरा पृष्ठ आपका इधर और बचता है, ये बाईं तरफ, इससे आपको बताना है तीसरे पृष्ठ से, बेलन का जो तीसरा पृष्ठ है, तीसरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब आप तीसरे पृष्ठ से निकालते हो φe या φ3 कर लेंगे तीसरे पृष्ठ से, तो देखिए क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला है E डॉट डी, फॉर्मूला सबसे पहले एज इट इज वही रखना है। ये हो जाएगा ई डीए, ई डॉट डी को खोलेंगे। अब यहाँ देखिए थीटा 180, तो ई डीए कॉस 180। अब कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। ई एक समान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ई को आप बाहर ले सकते हैं, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा डीए, तो ये हो जाएगा -e इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। तो 3 फ्लक्स हमने निकाल लिए। किसी भी बेलन से जो फ्लक्स गुजरेंगे वो 3 पृष्ठ हैं उसके। एक समतल पृष्ठ ये था, पहला पृष्ठ, इससे गुजरने वाला फ्लक्स हमने निकाला प्लस ये। फिर दूसरा जो वक्र पृष्ठ था, उससे गुजरने वाला फ्लक्स हमने देखा 0 था। तीसरा जो है फिर ये है, इससे थीटा 180 था, ये माइनस ये आ गया। अब आप बता दीजिए टोटल कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो तीनों को आप जोड़ देंगे, क्योंकि फ्लक्स बताया था अदिश राशि है, और अदिश राशियों को जोड़ना बहुत आसान होता है। सिंपली आप वैसे जोड़ देंगे जैसे अदिश राशियां जुड़ती हैं, उनके जोड़ने में कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसलिए संपूर्ण फ्लक्स, अगर आप बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं φe, तो ये हो जाएगा आपका φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो बस अब आप कर लीजिए। φ1 की वैल्यू आप देख रहे हैं कि वो Ea थी, ये 0 था, और ये माइनस Ea है, तो ये और ये फाइनली कट ही जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर कोई बेलन एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार क्षेत्र के समांतर रखा गया है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। अगर इसको हम पृष्ठ में लंबवत भी रख दें वैद्युत क्षेत्र के, तो भी इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 ही होगा, क्योंकि इस बेलन को कैसे भी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, चाहे आप अभिलंबवत रख दें, चाहे समांतर रख दें, चाहे तिरछा रख दें, प्रत्येक स्थिति में एक समान वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। तो बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही और भी इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की अभी और भी सीरीज है। तो आज का लेक्चर तो हमें यहीं पे समाप्त करना चाहिए, और अभी इसके और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को लेकर के हम आपको अगले टर्न पर, जो अगला हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम उन कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के आएंगे, और साथ ही फिर आपको बताएंगे गॉस की प्रमेय क्या है, व्हाट इज गॉस थ्योरम। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया है कि हम वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं, अगर ये हमने समझ लिया है, तो फिर हम बहुत आसानी से गॉस की प्रमेय को पढ़ सकेंगे। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।